सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस की हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टैली प्रिंटर ऑपरेटर की नोटिफिकेशन आई थी, वैकेंसीज आई थी। तो जिस दिन वो नोटिफिकेशन आई थी वो आते ही हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी थी। जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो जा सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट उसी वैकेंसी पर, उसी नोटिफिकेशन पर कैसे आपको तैयारी करनी है, यानी कि कैसे आप इतने कम समय में, जो आपके पास 3 से 4 महीने का समय है, उस 3 से 4 महीने के समय में अपना समय यूटिलाइज करके तैयारी करके ये नौकरी पा सकते हो। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल बन सकते हो आप, AW और TPO। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है, बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी नौकरी है। पुलिस की नौकरी है, यूनिफॉर्म पोस्ट है, बेल्ट की नौकरी है। और पुलिस की नौकरी होते हुए भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि एक ऐसी पुलिस की नौकरी है कि कम वर्कलोड है, अच्छी सैलरी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। और देखो, पुलिस का तो नाम ही बहुत है कि पुलिस की नौकरी के लिए दुनिया तरसती है। और आपको, अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन बहुत ईजिली हो पाएगा। मुझे तो आप में से मोस्टली लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हो, मैं निशांत कपूर हूँ। और मैं SSC CGL 2018 के थ्रू, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, वो फर्स्ट प्रेफरेंस ही मुझे मिल गई थी। उसी साल मैंने SSC CPO 2018 में दिया था। वो SSC CPO का मेरा फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि एक ही बार दिया था मैंने SSC CPO। तो उसमें मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, प्रीलिम्स में मेरे 172 प्लस आए थे 200 में से। मैं आगे फर्दर बाकी स्टेप्स में नहीं गया था, क्योंकि जो मेरा मेन एम था वो SSC CGL ही था। CPO तो मैंने एक किस्म से प्रैक्टिस टाइप के लिए दे दिया था। तो अपना वही एक्सपीरियंस को मैं यूज़ करते हुए आप सबके आज के स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, पूरा स्टडी प्लान शेयर करूंगा, बुक लिस्ट बताऊंगा, टाइम टेबल बताऊंगा, यानी कि हर चीज़ के बारे में बताऊंगा जो जो आपको पता होना चाहिए। अगर इस वीडियो का पूरा एंड तक देख लोगे ना, तो बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे आपको ये नौकरी मिल पाएगी, क्योंकि आप इतने अच्छे से तैयारी करोगे और ये सारी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे। होपफुली इसका जो एग्जाम है वो अक्टूबर में हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं आपके पास 3 से 4 महीने हैं तैयारी के लिए। तो इस 3 से 4 महीने में कैसे आप अपने समय को यूटिलाइज करो कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। और आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इतने कंपटीशन के ज़माने में आपको कैसे ये नौकरी मिलेगी। और आपको एक बात बता दूं कि आप ना इस नौकरी को अंडर एस्टिमेट मत करो। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूं, बात करता हूं, वो लोग क्या करते हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, CPO CGL की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं यार हमने फॉर्म ही नहीं भरना कांस्टेबल का, हेड कांस्टेबल का। देखो, ये गलती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्म जरूर भरा करो, जो कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स आती है, क्योंकि इन एग्जाम्स का कहीं ना कहीं पैटर्न सिमिलर ही रहता है, कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। CGL, CPO, CHSL, ये MTS हो गया, और ये कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इनका जो पैटर्न है काफी हद तक सेम रहता है। तो आप सबको एग्जाम्स भी देने चाहिए। कोई भी नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती। आप एक नौकरी पाओ, और नौकरी पाने के बाद आप उसके बाद ये सोचो कि हाँ, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे और आगे बढ़ना है। कांस्टेबल की नौकरी लगी तो CPO की नौकरी करनी है, और आगे जाना है, CGL की नौकरी करनी है, फिर UPSC करना है। तो आप अपना एम उस हिसाब से रखो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोई भी नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती, हर नौकरी बहुत अच्छी है। ये बहुत बढ़िया नौकरी है, बहुत सुनहरा मौका है। आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करो, और ये मौका अपना बिल्कुल वेस्ट मत करो, क्योंकि बहुत ईजिली आपको ये नौकरी मिल सकती है। अब देखो, जो लोग भी आज की इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, वो लोग या तो ऑलरेडी पहले SSC या उनके उससे रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, या वो बिल्कुल बिगिनर होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों को लेकर चलेंगे, स्ट्रैटेजी हिसाब से आपको बताएंगे कि अगर आप ऑलरेडी SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कैसे तैयारी करनी है, और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको कैसे तैयारी करनी है। लेकिन किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले मेरा ये मानना है, मैं अपनी हर वीडियो में ये बोलता हूँ और हमेशा ही बोलता हूँ कि आप कभी किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपको उससे पहले उसका एग्जाम पैटर्न जरूर पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि उस नौकरी में काम क्या करना होता है। क्योंकि अगर आपको उसका एग्जाम पैटर्न ही नहीं पता होगा, यानी आपको यही नहीं पता होगा कि पेपर में क्या क्या चीजें आएंगी, कैसे पूछी जाएंगी, सिलेबस नहीं पता होगा, तो भाई क्या तैयारी कर लोगे आप। और अगर आपको यही नहीं पता होगा कि उस नौकरी में आपको करना क्या होगा, तो फिर तैयारी करने के लिए वो मोटिवेशन नहीं आती। तो आज की इस वीडियो में आपको वो दोनों चीजें ही बताऊंगा। सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स बताऊंगा कि क्या स्टेप्स होते हैं, और उसके बाद हर स्टेप की स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो इसका एग्जाम होगा, आप जब फॉर्म फिल करोगे उसके बाद जो आपका पहला एग्जाम होगा, आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो कि SSC कंडक्ट करवाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका फिजिकल एंडोरेंस एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ये दिल्ली पुलिस कंडक्ट करवाएगी, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके फर्स्ट स्टेप की, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जिसको हम कहना चाहते हैं, हम Tier 1 भी कह सकते हैं। वो SSC कंडक्ट करवाएगी। आपका 100 मार्क्स का होगा, इसमें 5 सेक्शन आएंगे। तो जो आपके 5 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन होगा आपका GK जनरल अवेयरनेस का, इसमें आपके 20 सवाल होंगे, हर सवाल 1 नंबर का होगा, यानी कि 20 सवाल और 20 नंबर का सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन होगा जनरल साइंस। देखो, इसमें एक चीज अलग की गई है, पहले SSC के जितने पेपर होते हैं उनमें GK में ही इंक्लूडेड होता है जनरल साइंस वगैरह। इसमें आपका GK अलग है, जनरल साइंस अलग है। तो GK 20 नंबर का है और जनरल साइंस 25 नंबर का है, और वही 25 सवाल है और 25 नंबर के हैं। तो हम एक किस्म से कह सकते हैं कि जो आपकी GK आ रही है ना, वो ही टोटल आपकी 45 नंबर की आ रही है, क्योंकि GK और जनरल साइंस किसी हद तक आप कह सकते हो कि एक ही बात है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप आपकी होगी मैथ्स। अब इसमें मैथ्स में आपकी जो न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि जो आपका अरिथमेटिक होता है वो भी आएगा, आपका एडवांस भी आएगा, और उसके साथ साथ एक और चैप्टर आएगा जो SSC के बाकी एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, वो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। और ये 25 सवाल होंगे और 25 मार्क्स का होगा। एक इसमें आपका कंप्यूटर का सेक्शन होगा, उसमें आपका बेसिक MS Excel, MS Word, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, कंप्यूटर के जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं।
10 सवाल होंगे और 10 नंबर का सेक्शन होगा, और एक आपका रीजनिंग होगा, 20 सवाल होंगे और 20 नंबर का सेक्शन होगा। यानी कि टोटल आपके 100 सवाल और 100 नंबर का पेपर हो गया, यानी हर सवाल 1 नंबर का हो गया। और टोटल समय आपको मिलेगा 90 मिनट, 1.5 घंटा बहुत होता है, 90 मिनट में ईजिली हो जाएगा। तो देखो टाइम की तो दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आपको समय की कमी रहेगी, समय आपको सफिशिएंट रहेगा। और सबसे बढ़िया बात जो है इसमें वो है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही खुशखबरी है कि कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। यानी कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, आपको जो सवाल नहीं भी आता उसमें भी आपको तुक्के मारने हैं, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। वीडियो के एंड में भी बताऊंगा कि तुक्के आपको कैसे मारने चाहिए। अब आपको हर सेक्शन के बारे में बताता हूँ कि आपको कौन सा सेक्शन कैसे प्रिपेयर करना है, कितना समय देना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या आने के ज्यादा चांसेस हैं, बुकलेट्स, हर चीज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखो एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, हर एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट्स। यानी कि आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो आपको एग्जाम सेट्स लगाने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी है, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होंगे ना इस पैटर्न के, उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं एक बुक लेकर आया हूं आपको दिखाने के लिए। ये देखो, ये प्रैक्टिस वर्क बुक है, ये एसएससी हेड कांस्टेबल AW TPO की। इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किरण पब्लिकेशन की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। सबसे बढ़िया चीज देखो जो मेरे को लगती है ना किरण पब्लिकेशन की, मैं खुद जब भी पढ़ता था, मैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे मोस्टली जितनी भी बुक्स यूज करता था, मोस्टली स्वेट की किरण पब्लिकेशन की करता था। इसलिए मुझे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है इस पर। एक तो इसमें गलतियां बहुत कम होती हैं, बहुत पुराना पब्लिकेशन है, और मोस्टली जितने भी सवाल आपको मिलेंगे ना, मोस्टली सारे प्रीवियस ईयर मिलेंगे। और एसएससी जो मेन खेल है वो मेन खेल ही प्रीवियस ईयर का है, तो सबसे ज्यादा आपको फोकस प्रीवियस ईयर पे करना है। तो आपको ये बुक तो करनी ही करनी है। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मस्ट हो जाती है बुक। अब इसके बाद हर सेक्शन की बात करते हैं। देखो जीके, इस एग्जाम के लिए जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से टोटल अगर हम बात करें तो टोटल आपकी 45 नंबर की आ रही है, 20 + 25। तो भाई देखो 45% आपका पेपर तो इसी एक ही चीज से है। तो बाकी एग्जाम्स में कई बार क्या होता है, जीके लोग निगलेक्ट कर भी देते हैं, लेकिन इसमें आप जीके को निगलेक्ट नहीं कर सकते। आपको बहुत फोकस रखना है। जीके के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो जीके और जीएस का जो सिलेबस है ना, एक बार आप नोटिफिकेशन रीड कर लेना, उसमें एग्जैक्ट आपको चीजें मिल जाएंगी। अब सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। देखो करंट अफेयर्स के लिए कुछ लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो। मैं कभी नहीं कहूंगा न्यूज़पेपर पढ़ो। एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूंगा न्यूज़पेपर पढ़ो, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उसमें। वैसे अच्छी बात है, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, आपके पास टाइम है तो बहुत अच्छी हैबिट है, आपको नॉलेज मिलती है। लेकिन अभी हमारा जो एम है वो एम है पेपर को क्रैक करना। अभी हमारा एम ये नहीं है कि हमें नॉलेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है पढ़ो, लेकिन एसएससी के लिए जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ने की जगह करंट अफेयर्स को आप इतना टाइम वेस्ट मत करो, डेली मत पढ़ो। आप एक काम करो, अभी आपके पास जैसे 3 से 4 महीने हैं, तो अभी आप वीकली पढ़ो। आप YouTube पर कोई भी वीडियो देख सकते हो, वीकली करंट अफेयर्स पढ़ो। उसके बाद 1 महीने के बाद मंथली पढ़ो। और जब एग्जाम के आपके आखिरी 15 से 20 दिन रह जाएंगे तो 15-20 दिन पहले पुरानी वीडियोस देखनी स्टार्ट करना, और कोशिश करना कि 6 महीने से लेकर के 1 साल तक के पुराने जितने भी करंट अफेयर्स हैं, 1 साल तक आप मान लो, आप पिछले 1 साल तक के सारे करंट अफेयर्स पढ़ लेना। इससे आपके बहुत हाई चांसेस हैं कि जितने भी करंट अफेयर्स आएंगे मोस्टली आपको ऐसे मिलेंगे, आपने कहीं ना कहीं वीडियोस में देखे होंगे, तो ये बहुत यूजफुल है। अब देखो जीके की बात करते हैं। जीके पढ़ने के 2 तरीके हैं, एक आप एमसीक्यूज टाइप पढ़ सकते हो, एक आप सब्जेक्टिव पढ़ सकते हो। यानी कि एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हो आप क्वेश्चन फॉर्म में। तो मैं जो पढ़ता था अपने समय पे, जो मुझे बेटर लगता था, मैं तो क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ता था। तो किरण की एक बुक आती है प्रीवियस ईयर की, तो उसमें आपको बहुत मोटी बुक है, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के, तो वो मैं पढ़ता था। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि इस एग्जाम के लिए वो पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि जीके और जीएस की बहुत ज्यादा वेटेज है। तो जब आप एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ते हो ना, एक तो आपको पढ़ना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती पढ़ने में, तो आप इजीली पढ़ सकते हो, दिन का आप टाइम निकाल सकते हो उसके लिए। और फिर भी अगर आप सब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ना भी चाहो तो सब्जेक्टिव फॉर्म के लिए आप लूसेंट ले सकते हो। लूसेंट मैंने खुद तो पर्सनली कभी नहीं पढ़ी, लेकिन बहुत सारे और जो मेरे नॉन लोग हैं उनसे मैंने सुना है कि लूसेंट ठीक बुक है, तो आप पढ़ना चाहो तो वहां से ही पढ़ सकते हो। लेकिन किरण के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको करने ही करने हैं। अब बात करते हैं मैथ्स की। देखो मैथ्स भी आपकी 25 नंबर की आ रही है, तो मैथ्स भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स एसएससी के बाकी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, CHSL हो गया, CGL हो गया, CP हो गया, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में आती है। तो जो लोग ऑलरेडी एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए तो ये बहुत आसान है, उनके लिए तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो इजीली कर पाएंगे इस एग्जाम को क्रैक, क्योंकि वो पढ़ ही रहे हैं ऑलरेडी ये सारी चीजें। जो लोग नए हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किरण की प्रीवियस ईयर पढ़ो। प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज आती है, उसमें आपको टाइप वाइज क्वेश्चन मिलते हैं चैप्टर वाइज, वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, मस्ट है मैथ्स के लिए। क्योंकि देखो एक तो इसमें 25 नंबर का मैथ्स आ रहा है, और उसी के साथ साथ जब आप ये तैयारी कर रहे हो ना, आप मैथ्स की तैयारी करोगे, इसके साथ साथ आपकी और एग्जाम्स की भी तैयारी हो जाएगी, जैसे CHSL, MTS, CPO, CGL। जो भी लोग देखो इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स देते हैं। अभी चाहे आप 12th पास होंगे और 12th के बाद ये पेपर दे रहे होंगे, लेकिन कल को ग्रेजुएशन करने के बाद आप CGL भी दोगे, CPO भी दोगे, तो अभी से अगर आप तैयारी में लग जाओगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी से लगना जरूरी है, जो लोग बाद में नहीं कर पाएंगे वो भी कर पाएंगे क्रैक, लेकिन अगर आप अभी से इस हिसाब से तैयारी करोगे कि आपकी वो पढ़ने से आपकी इस एग्जाम की तो तैयारी हो ही जाएगी, इसके साथ साथ जो इस लेवल के और एग्जाम्स हैं
जैसे कि CHSL हो गया या और जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब एग्जाम्स की भी तैयारी हो जाएगी। तो मैथ्स के लिए वो आप प्रीवियस ईयर बुक लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है वो, बहुत सबसे जरूरी है मैथ्स के लिए। तो मतलब जितने भी टॉपर्स होंगे ना, ऑलमोस्ट सभी टॉपर्स आपको जो इस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, सब लोग उस बुक को फॉलो करते ही करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स की। वैसे तो देखो जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स है बेसिक ही क्वेश्चन आएंगे, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन ऐसे आएंगे नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट करने हैं, प्रैक्टिस बुक से पढ़ना है, तो उस सबसे पढ़ने से भी काफी हद तक आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप डेली या ऑल्टरनेट डेज पे भी आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपके काफी प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे तब तक आपका एग्जाम होगा। तो उसमें आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कंप्यूटर के, तो काफी हद तक चांसेस हैं कि कुछ क्वेश्चन उसमें से आपके आ जाएंगे। लेकिन फिर भी सेफ रहने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि आप और कोई बुक परचेज कर सकते हो। मार्केट में आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, इजीली अवेलेबल है उस सब्जेक्ट के लिए, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। देखो रीजनिंग के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि आपको कोई नई बुक पर्टिकुलरली ऐसे खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है जिससे आप पहले पढ़ रहे थे, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आपने कभी पढ़ी हो रीजनिंग, किसी बुक से पढ़ रहे हो, तो आप किसी भी बुक से पढ़ लो, कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है रीजनिंग में। और उसी के साथ साथ जब आप प्रीवियस ईयर अपने ये मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट लगाओगे ना, तो इससे भी काफी हद तक आपकी रीजनिंग कवर हो ही जाएगी। फिर भी अगर आपने नई बुक लेनी है, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको किरण सजेस्ट करूंगा, लेकिन अगर आपके पास है तो नई बुक लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और रीजनिंग के लिए ना कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें दिक्कत आती है, आप ना उसके लिए यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो। आप हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की सारे टॉपिक की वीडियोस मिल जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हो। हमारी पसंद है तो हमारी देखो, नहीं तो किसी की भी देखो, आपकी मर्जी है। आप रीजनिंग को आप वीडियो से भी पढ़ोगे ना तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो आपको इजीली समझ आएंगे। दूसरी चीज मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जैसे मैंने आपको ये सारी बुक्स बता दी, फिर आपको बता दिया कि मैथ्स के लिए आपको पढ़ना है, तो एक चीज है कि आपको जो क्वेश्चंस करने हैं ना, तो आपको लॉन्ग मेथड से नहीं करने। तो आप सॉल्यूशन मत देखो, आप अपने हिसाब से करो, आप अपने ट्रिक्स से करो, ट्रिक सीखो और उन ट्रिक से करो। अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी उनको तो पता होगा भाई ट्रिक्स वगैरह कैसे होते हैं। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको कुछ नहीं पता, उनको देखना है ट्रिक्स, तो हमारी मैथ्स की प्लेलिस्ट में चले जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां देखोगे कैसे ट्रिक्स होते हैं। तो आपको क्वेश्चन जब भी करना है आपको ट्रिक्स को यूज करके करना है, क्योंकि मेन गेम है समय बचाने का। आपको समय बचाना है, वहां पर आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। एक एक सेकंड वहां पर कीमती होता है एग्जाम में आपका। तो आगे बढ़ने से पहले जो नेक्स्ट स्टेप है फिजिकल एंड्योरेंस एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उससे पहले मैं आपको फटाफट कुछ सेकंड्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूं। देखो सबसे पहले जो एज लिमिट है आपकी, वो आपकी 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए 1 जुलाई 2022, यानी कि 1 जुलाई 2022 को आपकी एज देखी जाएगी 18 साल से 27 साल के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, देखो या तो आप 12th पास होनी चाहिए विद साइंस एंड मैथ्स एज सब्जेक्ट्स, यानी कि 12th में आपके पास साइंस या मैथ्स होनी चाहिए, या फिर आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इन ट्रेड ऑफ मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। तो देखो भाई मेन इसमें जो ये सेकंड इसका दे रखा है, मुझे लगता है जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है इसमें भी हो सकता है मैथ्स या साइंस का, मेरे को एक्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि मैथ्स एंड साइंस होनी चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हो। बाकी आप फिर भी एक बार डिटेल में नोटिफिकेशन को पढ़ लेना। तो देखो बहुत सारे लोग तो इसमें ऐसे होंगे जो फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे, तो इसमें कंपटीशन आपका और कम हो गया। तो भाई मेहनत करो, बहुत सुनहरा मौका है, आसानी से आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। घबराओ मत, मेहनत करते रहो बस। इन 3-4 महीने में सोच लो कि दिन दुनिया छोड़ देनी है और पढ़ाई करनी है बढ़िया से अच्छे से। जो आपकी 12th पास होनी चाहिए ना, आपकी 29 जुलाई 2022 से पहले होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी 12th देखी जाएगी वो 29 जुलाई 2022 से पहले आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब अगर मैं आपको सैलरी के बारे में बता दूं तो देखो भाई जो इसकी सैलरी है बहुत अच्छी सैलरी है। अगर मैं ग्रॉस सैलरी की बात करूं गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन मिलाकर, जो एनपीएस होता है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, तो लगभग आपकी 54,000 के आसपास की सैलरी बन जाएगी। तो जो मेल्स की आपकी वैकेंसी है वो 459 ओपन वैकेंसी है, प्लस 57 डिपार्टमेंटल, प्लस 57 एक्स सर्विसमेन, यानी कि टोटल आपकी 573 वैकेंसीज हैं। और जो फीमेल्स की वैकेंसी है वो 256 प्लस 28 डिपार्टमेंटल, यानी कि टोटल 284 वैकेंसीज हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका स्टेप है वो है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिटन में तो क्वालिफाई कर जाते हैं, रिटन को एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उस स्टेप में बाहर हो जाते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आज से उसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। टाइम वेस्ट मत करो, अभी से लग जाओ तैयारी में। रिटन एग्जाम के साथ साथ अपनी फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान दो। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की तैयारी भी आप लोग करो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर देखो 10 लोग रिटन को क्वालिफाई करते हैं ना, तो आप मान के चलो कि 30-40% तो ऐसे होते हैं जो रिटन को क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन पीईटी एंड पीएमटी में आउट हो जाते हैं, यानी कि वहां से बाहर हो जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी। अब देखो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या उसके स्टैंडर्ड्स हैं, ये सब मैं स्क्रीन पे अभी फोटो लगा दूंगा, आपको स्क्रीन पर फोटो दिख रही होगी, इसमें आपको सारा पता चल जाएगा कि आपको फिजिकल एंड्योरेंस में क्या क्या चीजें चाहिए। इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा और उसके बाद आपका बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन का टेस्ट होगा, यानी कि उसमें आपके एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इस सब पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एमएस वर्ड, एक्सेल और पीपीटी, जो ये 3 चीजें हैं, इन तीनों चीजों के आपके 5-5 मिनट मिलेंगे आपको, और तीनों चीजें 5-5 मार्क्स की होंगी। तीनों में 10 फॉर्मेटिंग फीचर्स होंगे,
हर फॉर्मेटिंग फीचर आधे नंबर का होगा, 10 हो गए और हर एक आधे नंबर का होगा, यानी कि 5 नंबर का होगा। 5 का MS वर्ड, 5 का MS एक्सेल, 5 का MS PPT, और हर एक के लिए आपको 5-5 मिनट मिलेंगे। और इसमें जो मिनिमम आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 3 मार्क्स हैं ईच में, यानी कि वर्ड में, PPT में और एक्सेल में तीनों में 3 मार्क्स ईच चाहिए आपको। 3 मार्क्स का मतलब तीनों में मिनिमम आपके 6 फॉर्मेटिंग फीचर्स ठीक होने चाहिए। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जिन लोगों के पास NCC की सर्टिफिकेट या कोई पर्टिकुलर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, वो सब क्राइटेरिया आपको दिखा दूंगा मैं भी स्क्रीन पर, वो अगर आपके पास है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। आप एक बार डिटेल नोटिफिकेशन भी पढ़ लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन पढ़ने से बहुत सारी चीज़ों की आपको क्लैरिटी मिलती है। तो ये वो सारी चीज़ें थी। अब मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आखिरी के जो आपके पास ये 3 से 4 महीने हैं, ये बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। एंड में कभी भी ना मन में रिग्रेट ना रह जाए कि यार काश वो 3-4 महीने में पढ़ लेता, तो वो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए और मेहनत करते रहो, जितना हो सके पढ़ो। 3-4 महीने में कहूँगा कि आप 7-8 घंटे पढ़ो आराम से। अगर आप खाली हो, आपके पास कोई काम नहीं है, आप कोई जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो एक अलग मैटर है, आप जितना समय निकाल सकते हो। वीकेंड्स पर ज़्यादा समय निकालो, वीकडे में मैनेज करो। अगर आप खाली हो, कुछ नहीं कर रहे, तो 7-8 घंटे आप बहुत ईजिली निकाल सकते हो इस एग्जाम के लिए। और अगर आप 7-8 घंटे निकाल लोगे ना, तो भाई वर्दी मिल जाएगी। आप उस दिन की सोचो जिस दिन आप वर्दी पहनकर अपने पेरेंट्स के सामने जाओगे, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लोगे, तो आपको कितना अच्छा लगेगा वर्दी पहनकर। भाई पुलिस की नौकरी हर किसी को नहीं मिलती है, वर्दी वाली नौकरी हर किसी को नहीं मिलती है, बहुत ही लिमिटेड किस्मत वाले लोगों को मिलती है, जो लोग मेहनत करते हैं। ये कहना गलत होगा कि किस्मत वालों को, जो लोग मेहनत करते हैं अच्छे से उनको मिलती है। तो आप लोग मेहनत करो, जितनी मेहनत करोगे उतनी आप इस नौकरी के करीब जाओगे। तो आप वो मोटिवेशन लो कि भाई मेरे को वर्दी पहननी है, अपने आप को वर्दी में इमेजिन करोगे आप कैसे लगोगे, और बस लगे रहो, मेहनत करते रहो। बहुत अच्छी नौकरी है पुलिस की नौकरी, और ज़्यादा वर्कलोड नहीं है इसमें, कम वर्कलोड वाली, अच्छी सैलरी वाली, बहुत बढ़िया नौकरी है। तो लगे रहो भाई। कोई भी डाउट हो, कभी कुछ भी पूछना हो, हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जिन लोगों को किसी भी टॉपिक की डिटेल वीडियो देखनी है, वो हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाओ, आपको सारी चीज़ वहाँ पर डिटेल में मिल जाएगी। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।